हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके। अब मैथ्स का एग्जाम कैसा गया? आई होप अच्छा गया हो। अब जिन लोगों का अच्छा नहीं गया उन्हें तो बाकी सब एग्जाम्स में कवर अप करना पड़ेगा। अपना सारा सब्जेक्ट है ना, जितने भी अभी तुम्हारा मैथ्स का खराब गया तो कोई बात नहीं, इंग्लिश वगैरह इन सब में स्कोर कर लेंगे हम, ठीक है। लेकिन डोंट वरी, 90% अब भी स्कोर कर सकते हो अगर मैथ्स एग्जाम अच्छा नहीं गया है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा देखो, कल की लाइव क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट करा था लेकिन कुछ ही चैप्टर हो पाया, तो 40 मिनट की वीडियो बनी थी, उसमें भी मैराथन अच्छे से हमारी हो नहीं पाई थी क्योंकि एक इमरजेंसी आ गई थी, तो हमें बीच में लाइव क्लास स्टॉप करनी पड़ी। तो नेवर माइंड, कोई बात नहीं है। आज मैं फिर से आप लोग का स्टार्ट करने वाली हूँ मैराथन। 1 घंटे में वी विल ट्राई कि हम पूरी की पूरी 1 घंटे या उससे कम में ही वी विल ट्राई कि हम फर्स्ट स्लाइड के प्रोज के सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर दें, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, जो कि है अ लेटर टू गॉड। अ लेटर टू गॉड किसने लिखा है? जॉर्जिया लोपेस या फ्यूंटिस ने हमारा ये चैप्टर लिखा है। इसके ऑथर कौन है? यही है, ठीक है। चलिए, तो दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड लेंचो। लेंचो कौन है? इसका कैरेक्टर है एक पुअर फार्मर है जो अपना पूरा लाइवलीहुड किस पे डिपेंडेंट है? उसका उसकी क्रॉप्स पे, हिज क्रॉप्स पे, मतलब कि हिज क्रॉप्स, हिज लाइवलीहुड इज डिपेंडेंट ऑन हिज क्रॉप्स, ठीक है। ही वेट्स ईगरली फॉर रेन, वो बारिश का वेट कर रहा होता है गुड हार्वेस्ट के लिए। भगवान से तमन्ना कर रहा होता है, हे भगवान बारिश अच्छी कर देना ताकि मेरा जो हार्वेस्ट है वो अच्छा आ जाए, ठीक है। एंड अब जब बारिश आ जाती है तो व्हेन इट फाइनली कम्स ही इज हैप्पी। जब बारिश आ जाती है तो खुश हो जाता है। हाउएवर द रेन सून टर्न्स इनटू अ डिस्ट्रक्टिव हेलस्टॉर्म। हेलस्टॉर्म यानी कि ओले। अब बारिश तो आती है लेकिन वो किस में बदल जाती है? ओलों में बदल जाती है। अब देखो बेटा, बारिश आएगी तो हार्वेस्ट अच्छी होगी, लेकिन ओलों में आएगी तो फसल खराब भी तो हो जाएगी। तो हाउएवर द रेन सून कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज हेलस्टॉर्म दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयज हिज फील्ड। पूरी उसकी फील्ड को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। लेंचो फील्स हेल्पलेस अबाउट बट डज नॉट लूज फेथ। अब वो इस चीज को लेके बहुत ज्यादा हेल्पलेस होता है कि अब मैं क्या करूं, लेकिन वो अपनी फेथ नहीं खोता। वो किसमें फेथ नहीं खोता? भगवान में अपना विश्वास, अपनी फेथ नहीं खोता। ही हैज अनवेयरिंग बिलीव इन गॉड। अनवेयरिंग बिलीव इन गॉड का मतलब होता है अंधा विश्वास है उसको अपने भगवान पे कि भगवान उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा। इन डिसाइडेड टू राइट अ लेटर आस्किंग गॉड फॉर 100 पीसोस। किसको लेटर लिख देता है? भगवान को लेटर लिख देता है। किस लिए? 100 पीसोस के लिए। 100 पीसोस यानी कि वहां की जहाँ की स्टोरी है वहां की करेंसी को हम पीसोस बोलते हैं। जैसे हमारे में पैसा बोलते हैं, वहां पे पीसोस बोलते हैं। तो वो क्या बोल देता है उसको बोल देता है कि भगवान जी, खत लिख देता है, भगवान जी प्लीज ऐसा करो, मेरे को ना जरा सा, मैं यही चाहूंगा कि आप ना मेरे को 100 पीसोस भेज दो, क्योंकि आपने बारिश भेजी लेकिन वो हेल स्टॉर्म में बदल गई थी, तो प्लीज आप मेरी मदद कर दो, वरना मेरी सारी क्रॉप खराब हो जाएगी, ठीक है। सर्वाइव एंड सो इस फील्ड लगे, ताकि वो सर्वाइव कर पाए और अपनी फील्ड्स को दोबारा से सो कर पाए। द पोस्ट मास्टर रीड्स लेंचोस लेटर। अब वो कहाँ पे पोस्ट करता है उस लेटर को? कहाँ पे पोस्ट करेगा? सोच के बताओ। पोस्ट ऑफिस में ना, तो वहां का पोस्ट ऑफिस में वो पोस्ट करके आ जाते हैं। तो वहां का जो पोस्ट मास्टर होता है, जब वो लेटर पे देखता है, लेटर पे क्या लिखा होता है? टू गॉड लिखा होता है। तो वो क्या देखता है कि पोस्ट मास्टर रीड लेंचोस लेटर एंड इज डीपली मूव्ड बाय फेथ। तो सोचता है कि भगवान को कौन लेटर लिख सकता है, लेकिन उसको ये सोच के कि बताओ आजकल भी टाइम पे लोगों को इतनी ज्यादा फेथ है भगवान में, तो वो थोड़ा ऐसा हो जाता है कि हाँ चलो मैं मदद करता हूँ। तो ही डिसाइडेड टू हेल्प लेंचो सो दैट इट्स ट्रस्ट इन गॉड रिमेन स्ट्रॉन्ग, ताकि उसका जो विश्वास है भगवान में वो बना रहे, क्योंकि भगवान तो इनिशियली उसको 100 पीसों लेटर में डाल के देने नहीं वाले थे, ठीक है। तो ही कलेक्ट्स मनी फ्रॉम हिज कलीग्स। वो अपने कलीग्स को बात बताता और उनके साथ मिलके वो पैसे इकट्ठे करता है। लेकिन कितने पैसे इकट्ठे हो पाते हैं? सिर्फ और सिर्फ 70 पीसों इकट्ठे हो पाते हैं। तो उसको लेटर में डाल देता है 70 पीसों को, और उसको एज अ गॉड साइन करके लिख दे, उसको एज अ साइन करके रख देता है और उसको वापस लेंचो को दे के आ जाता है। तो व्हेन लेंचो रिसीव्स द मनी, जब लेंचो को लेटर और मनी मिलती है, वो ग्रेटफुल तो होता नहीं है कि हाँ चलो भगवान ने 100 नहीं दिए लेकिन 70 पीसों तो दे दिए। वो क्या बोलता है? he becomes angry because he had asked for 100 पीसोस। वो एंग्री हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसने तो 100 पीसोस के लिए बात की थी भगवान से। लेटर में उसने कितने लिखे थे? उसने लिखे थे 100 पीसोस, लेकिन उसको कितने मिलते हैं? सिर्फ 70 पीसोस मिलते हैं, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग ग्रेटफुल तो होता नहीं, गुस्सा ही हो जाता है। तो ही आस्क्ड फॉर 100। ही बिलीव्स गॉड कैन नॉट मेक मिस्टेक एंड एक्यूज द पोस्ट ऑफिस। उसको क्या लगता है कि भगवान ने तो पूरे 100 पीसोस भेजे होंगे, भगवान थोड़ी ना कभी किसी के साथ गलत करेगा। वो किसको एक्यूज कर देता है? किस पे शक करता है? वो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज पे शक करता है कि उन्होंने ही मनी जो है वो स्टील करी होगी। तो दे ऑफ स्टीलिंग एक्यूजेस भगवान एक्यूजेस द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज टू स्टीलिंग द रिमेनिंग अमाउंट। कि किसने चोरी करा है? पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज ने चोरी करा है, ठीक है। अब बेटा जिसने मदद करी उसी के खोपरे पे उसने तो फोड़ दिया डांडा की भाई, अब तो इसी ने चोरी करी है। The story highlights themes of blind faith। अब ये स्टोरी क्या बताती है हमें, ठीक है। हमारा चैप्टर यहीं खत्म हो जाता है। वो उन्हीं को एक्यूज कर देता है और फिर दोबारा लेटर लिखता है गॉड को, और क्या बोलता है कि भगवान इस बार जब आप भेजो ना तो पोस्ट ऑफिस के थ्रू मत भेजना, मुझे डायरेक्ट पोस्ट कर देना, क्योंकि पिछली बार भी आपने भेजे है ना जब, तो आपने तो 100 भेजे होंगे लेकिन उन्होंने 30 धर लिए और मुझे सिर्फ 70 ही भेजे, ठीक है।
अब आ जाओ हम स्टोरी के लास्ट पार्ट को देख लेते हैं। बेटा ये जो मैं लास्ट में आप लोग को एक जिस दूंगी ना चैप्टर की, चैप्टर कहना क्या चाहता था, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूछा जाता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द स्टोरी, क्या बताना चाहता था, आपको क्या सीख मिली, तो इसलिए इसको जरूर समझना, ठीक है। तो द स्टोरी हाईलाइट थीम्स ऑफ ब्लाइंड फेथ। क्या थीम्स है ब्लाइंड फेथ यानी कि अंधविश्वास, आयरनी, क्या आयरनी थी कि जिसने पैसे दिए उसी को एक्यूज कर दिया, ठीक है। इनोसेंस की कितना इनोसेंट है कि भगवान को लेटर लिख रहा है, ह्यूमन काइंडनेस की लोगों ने मदद करी, एंड द आयरनी लिव्स इन द फैक्ट दैट लेंचोस ट्रस्ट इन गॉड कंप्लीटली बट डिस्टेंस्ड ह्यूमन हु एक्चुअली हेल्प्ड हिम। अब क्या आयरनी की, देखो जिन्होंने एक्चुअली उसकी मदद करी उन्होंने उसी को एक्यूज कर दिया, और भगवान ने तो मदद नहीं करी तो फिर भी उनपे ट्रस्ट कर रहा था, ठीक है। तो ये चैप्टर ये नहीं बोलता कि भगवान पे ट्रस्ट मत करो, पर ये बोलता है कि ह्यूमंस पे भी इतना ज्यादा डिस्ट्रस्ट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आते हैं अब हमारे सेकंड चैप्टर पे। अरे 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 चैप्टर 2 क्या कहता है हमारा, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। कौन सा चैप्टर है, नेल्सन मंडेला वाला, फ्रीडम वाला, कि कैसे फ्रीडम मिली थी, याद होगा मैंने पढ़ाया था। किसने लिखा है, ये भी लिखा है नेल्सन मंडेला जी ने, खुद ही लिखा है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में से ये एक एक्सट्रैक्ट हम लोगों ने लिया है, ठीक है। तो दिस चैप्टर इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम मंडेलाज ऑटोबायोग्राफी। क्या डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है हिस्टोरिक इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी कि किसी चीज की जब ओपनिंग होती है तब तो उसको इनॉग्रेट करते हैं ना भाई। इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑन 10th May 1994, 10th May 1994 इंपॉर्टेंट है डेट, रट के चले जाओ, जहां पे भी कुछ भी आ रहा है तुम्हारा सबसे पहले यही लाइन टेप दो, दैट दिस स्टोरी इज अबाउट द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन हैपेंड इन दिस प्लेस एट दिस टाइम एट दिस डेट, ठीक है। On 10th May 1994 when he became South Africa's first black president. First black president से मतलब समझते हो कि वहां पे एक सिस्टम चलता था, कौन सा सिस्टम था वो, अपार्थाइड का सिस्टम था। क्या सिस्टम होता है अपार्थाइड, व्हाइट्स को सुपीरियर माना जाता है, ब्लैक्स को इंफीरियर माना जाता है, तो वहां पे अपार्थाइड का सिस्टम चलता था, ब्लैक्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होती थी। तो जितने भी प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, जो भी पॉलिटिक्स में होगा वो कौन होगा, जो सुपीरियर है वही तो व्हाइट ही तो होंगे। लेकिन फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कौन बनता है, साउथ अफ्रीका का नेल्सन मंडेला जी बनते हैं, ठीक है। तो द सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड। अब ये सेरेमनी जो होती है किस चीज की एंड को माना जाता है, ये माना जाता है अपार्थाइड के सिस्टम का एंड किया, सिस्टम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर ब्लैक पीपल वर ट्रीटेड अनफेयरली। हमें पता ही अपार्थाइड का सिस्टम क्या था, ठीक है। तो समझ आया क्या क्या होता है इनॉग्रेशन में, कि वो है हमारे नेल्सन मंडेला जी है, वो क्या बोलते हैं कि आपसे आपको कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ पे अपार्थाइड का सिस्टम एंड हो जाता है, ठीक है। तो द सेरेमनी मार्क द एंड ऑफ अपार्थाइड। अरे कहाँ गया, मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन दी सैक्रिफाइसेस मेड बाय मैन। अब वो क्या बोलते हैं मंडेला जी कि मैं अकेले श्रेय नहीं लेता इस चीज का, कि सारी जितनी भी फ्रीडम है वो साउथ अफ्रीका को मैंने दिलाई है। वो किन लोगों के लिए थैंकफुल होते हैं, वो होते हैं उन लोगों के लिए थैंकफुल जो फ्रीडम फाइटर्स थे, ठीक है। जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स होते हैं ना, जो हमारे लिए लड़े थे, वो जिन्होंने स्ट्रगल करा इक्वालिटी के लिए, उनके लिए, और वो करेजियस लोगों को भी। मैंने आपको पहले जब मैंने पढ़ाया था, जब डिटेल में जब मैंने वन शॉट में पढ़ाया था, मैंने जब भी बताया था करेजियस पीपल कौन होते हैं, साहसी लोग जो आगे आए, जो जिन्होंने आवाज उठाई, जो ऐसे नहीं दबके नहीं बैठ रहे कि हाँ भैया जुर्म हो रहा है ठहलो नहीं तो बेमतलब की मर आ जाओगे, नहीं, उन्होंने आवाज उठाई कि नहीं हम ऐसा नहीं करने देंगे, हम भी आवाज उठाएंगे, ये वो ये, ठीक है। समझ आया। तो ही एक्सप्लेन दैट करेज इज नॉट, अब वो क्या एक्सप्लेन करते हैं, वो एक्सप्लेन करते हैं कि करेज का मतलब देयर इज नो एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं होता कि आप में डर खत्म है एकदम। करेज का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी टू ओवरकम इट, आप डर को ओवरकम कर सको, वो होता है आपका करेज, ठीक है। तो ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट हाउ इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम इवॉल्व। वो ये भी बताते हैं कि उनकी फ्रीडम की जो वो थी डेफिनेशन थी वो कैसे इवॉल्व हुई। उन्हें कैसे पहले लगता था कि फ्रीडम एक बस ये है कि बाहर खेलने चले जाओ यही फ्रीडम है, लेकिन फिर उन्होंने समझ आया कि ये फ्रीडम नहीं होती, ठीक है। तो एज ए चाइल्ड ही थॉट फ्रीडम मेंट रनिंग फ्रीली इन द फील्ड। उनको लगता था पहले क्या है कि मम्मी से पूछो, मम्मी बाहर खेलने जाओ, मम्मी ने बोला हाँ खेलने जाओ तो यही फ्रीडम है, लेकिन ये ऐसा तो नहीं था। उन्हें बड़े होकर समझ आया कि ऐसा नहीं होता। ही रियलाइज ट्रू फ्रीडम मीनिंग, उनको समझ आया कि ट्रू फ्रीडम क्या मीन करती है। व्हाट ट्रू फ्रीडम मीन्स इज दैट लिविंग लाइफ विद डिग्निटी एंड अलाउइंग अदर टू लिव फ्रीली टू। अपनी लाइफ को डिग्निटी से जीना और लोगों को भी शांति से फ्रीली जीने देना इज नोन एज फ्रीडम, ठीक है। अब इसको याद रखना, आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। मंडेला emphasizes that both the oppressor and the oppressed are prisoners। उन्हें समझ आया कि जो ऑप्रेस्ड है, जिसपे जुल्म हो रहा है, और जो ऑप्रेसर है, जो जुल्म कर रहा है, दोनों के दोनों प्रिजनर्स होते हैं, दोनों के दोनों सेम मतलब सेम लेवल पे जुर्मी होते हैं। एक नहीं है, एक ज्यादा एक कम है, या एक है ही नहीं एक है, दोनों के दोनों प्रिजनर्स होते हैं, दोनों को दोनों जेल में होते हैं। क्योंकि अगर आप पे जुल्म हो रहा है तो आप आवाज उठाओ, अगर आप पे जुल्म नहीं हो रहा है, अगर मतलब और अगर आप जुल्म कर रहे हो तो उस चीज को मत करो, ठीक है। समझ आया। एंड वन ऑफ द इनजस्टिस एंड द अदर ऑफ हेट्रेड। तो क्या है, एक जो इनजस्टिस कर रहा है, कौन कर रहा है इनजस्टिस, जो ऑपरेसर है, और जिसके साथ हो रहा है हेट्रेड में कर रहा है वो ऑपरेस्ड है। जो हेट्रेड जो मतलब तुम नफरत से ही तो करते हो ना किसी पे ऑपरेशन, तो वही बताया इसमें, ठीक है।
समझ आ गया चैप्टर। अब इसकी जिस देख लो क्या सीख मिली। तो ये चैप्टर हमें किसकी वैल्यू टीच करता है, प्रेजरवेरेंस की, इक्वालिटी की, लीडरशिप की, यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है और फॉरगिवनेस भी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे। तो बहुत सिंपल था, नेल्सन मंडेला वाला चैप्टर। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। दो स्टोरी है, हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी आपकी वो वाली ब्लैक एरोप्लेन। ठीक है, इसी के ऊपर आपका बुक का नाम भी है फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। इसको किसने लिखा है, लियामो फ्लैरिटी ने लिखा है बेटा। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में 2 स्टोरी है, दोनों के ऑथर अलग अलग है। ठीक है, इस फर्स्ट फ्लाइट के लियामो फ्लैरिटी, डोंट वरी, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने वाली हूँ, किसका कौन सा ऑथर है, कौन सा पोएट है। ठीक है, तो दिस स्टोरी इज अबाउट अ यंग सीगल। किसके बारे में, एक यंग सीगल के बारे में जो उड़ने से डरता था। सोचो एक ऐसा पंछी जो उड़ने से डरता है ना, कितनी अजीब बात। तो व्हाइल हिज सिबलिंग्स लर्न टू फ्लाई, उसके सारे सिबलिंग्स ने उड़ना सीख लिया था, लेकिन वो ही रिमेन्स अलोन ऑन द लेज बिकॉज ऑफ फियर। वो डर के मारे कोने पे किनारे पे बैठा रहता था। हिज पेरेंट्स ट्राई टू एनकरेज एंड स्कोल्ड हिम, उसके पेरेंट्स ने उसको इनकरेज करने की कोशिश करी, उसको डांटा धमकाया भी, कभी प्यार से समझाया, कभी डांट मार के, लेकिन बट ही डज नॉट मूव, लेकिन वो कभी भी अपनी जगह से हिला ही नहीं, उसको डर लगता था उड़ने में। ठीक है, तो फाइनली हिज मदर टेम्प्ट्स हिम विद फूड। फाइनली क्या होता है कि उसकी मम्मा उसको आइसोलेशन में डाल देती है। ठीक है, उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि इसको छोड़ो यार, ये ऐसे नहीं मानेगा, इसको आइसोलेशन में डालो। क्या करेंगे, अब ये आपका एक लैंड है, बीच में पानी और फिर एक लैंड का टुकड़ा, तो उसकी मम्मा उसको बीच में लैंड में छोड़ के आ जाते हैं, जिसकी चारों तरफ पानी होता है। अब उसको उड़ना तो आता नहीं, तो चल के तो पानी पे से आ नहीं सकता, तैर के वो आ नहीं सकता, एक ही तरीका है जो आएगा वो उड़ के आता है। तो अब उसको ऐसा उड़ता तो था ही नहीं, तो कैसे आएगा। ठीक है, और भूखा प्यासा एक दिन पूरा वो वहीं पड़ा रहता है। अब दूसरे किनारे से उसकी मम्मी उड़ती है मुंह में खाना लेके, तो बीक में खाना लेके वो उसकी मम्मी उड़ती है, और एकदम से जैसे वो उड़ के बीच में जाती है, वो फूड को छोड़ देती है, और वो एकदम से मतलब एकदम से घबराने के मारे कि अरे अरे खाना खाना खाना, वो एकदम से उड़ जाता है। आउच, सॉरी। अब वो एकदम से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते क्या करता है, एकदम से खाने को झपक लेता है, और उसको एकदम से फील होता है कि अरे इसके तो पंख उड़ रहे थे। ठीक है, तो उसकी मम्मी क्या करती है, उसको फूड से टेम्प्ट करती है, बोलते हैं टेम्पटिंग फूड। छोले भटूरे देख के मुंह में पानी आता है, तो वही होता है फूड से टेम्प्ट करना। ठीक है, तो ड्रिवन बाय हंगर, भूखा होता है, ही डाइव्स टुवर्ड द फूड, वो फूड की तरफ को डाइव करता है, एंड एक्सीडेंटली स्टार्ट फ्लाइंग, और एकदम से वो एक्सीडेंटली आउट ऑफ नोवेयर वो उड़ने लगता है। तो ही सून रियलाइजेस दैट ही कैन फ्लाई नेचुरली, तो उसको ये चीज समझ आ जाती है कि भैया इसमें कोई गणित नहीं है, इसमें कोई ऐसी इतनी मैथ्स नहीं है, इतनी कैलकुलेशन नहीं है, उड़ना तो हमारी नेचुरल चीज है, हम तो उड़ सकते हैं, भगवान ने हमें पंख दिया तो उड़ने के लिए तो दिया है। ठीक है, तो स्टोरी टीच, अब यही स्टोरी खत्म हो जाती है, तो अभी हमें क्या बताती है स्टोरी, हमें बताती है दैट फियर कैन बी ओवरकम थ्रू करेज एंड सेल्फ बिलीफ। हम उसको, अपने डर को किससे, करेज और सेल्फ बिलीफ से ओवरकम कर सकते हैं। करेज यानी कि साहस, सेल्फ बिलीफ यानी कि आपकी, अरे वो क्या बोलते हैं सेल्फ बिलीफ को, आत्म कुछ ऐसे करके बोलते हैं, आई एम सॉरी मैं भूल रही हूँ आई मीन। ठीक है, सेल्फ बिलीफ, एंड इट शोज दैट समटाइम्स सर्कमस्टांसेस पुश अस टू डिस्कवर आवर हिडन एबिलिटीज। कभी कभी सर्कमस्टांसेस ऐसे क्रिएट हो जाते हैं कि हम अपने आप ही कुछ चीजों को सीख जाते हैं। बोलते हैं ना, वक्त के साथ जज्बा, उसके साथ क्या कहते हैं, कारनामों के साथ इंसान बहुत सारी चीजें सीखता है। जब इंसान पे पड़ती है तो इंसान बहुत सारी चीजें सीख जाता है। तो वही ये हमें स्टोरी बताती है कि कभी कभी आप अपनी हिडन एबिलिटीज को सर्कमस्टांसेस की वजह से भी बाहर निकाल पाते हो। ठीक है, चलिए समझ आया ये चैप्टर। अब हम आते हैं इसकी सेकंड पार्ट पे, द ब्लैक एरोप्लेन। ये किसने लिखा है, फ्रेडरिक स्ट्रॉसिथ ने लिखा है। अब बेटा इस बात को दिमाग में रखना कि ये दोनों स्टोरीज अलग है, लेकिन इनसे दोनों से जब आपको क्वेश्चन आएगा तो वो ऐसा भी आ सकता है मिलता जुलता था। तो थोड़ा कि हिज फर्स्ट फ्लाइट, हाउ वाज हिज फर्स्ट फ्लाइट, हाउ डिड ही शो करेज टू फ्लाई एंड ऑल। तो आप लोग को थोड़ा समझ के करना पड़ेगा कि कभी आप लोग ये बोल हाउ वाज, ऐसे हो सकता है ना, हाउ डिड द कैरेक्टर शोड द करेज टू फ्लाई। अब इसमें फ्लाई में दोनों है, ब्लैक एरोप्लेन वाला भी है, वो वाला भी है। थोड़ा समझ के सोच के ध्यान से करना कि कौन से कंटेक्स्ट से चैप्टर, कौन से कंटेक्स्ट से क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, बच्चे काफी कंफ्यूज होते हैं। वैसे तो क्लियर ही करता है बोर्ड की कौन सा क्या है कौन सा नहीं, ब्रैकेट में लिख देता है चैप्टर का नाम, लेकिन स्टिल मैं आप लोग को बता रही हूँ। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका द ब्लैक एरोप्लेन, एक काला एरोप्लेन। तो दिस इज अ मिस्टीरियस स्टोरी अबाउट अ पायलट। एक मिस्टीरियस स्टोरी है पायलट की, जो फ्लाई कर रहा था पेरिस से लंदन तक, पेरिस टू लंदन, पेरिस से लंदन जा रहा था। ही एंटर्स द स्टॉर्म डिस्पाइट लो फ्यूल। अब क्या होता है उसमें एरोप्लेन में काफी कम फ्यूल होता है, लेकिन उसके बाद भी वो सोचता है कि चलो मेरे को अपनी जर्नी तो खत्म करनी है। अब एकदम से बीच में स्टॉर्म आ जाता है, और जब स्टॉर्म आता है तो वो सोचता है कि फ्यूल कम है, क्या करूं क्या नहीं। लेकिन उसको ना एक चीज होती है कि मुझे अगले दिन जाके ना अपनी फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करना है।
तो वो बस ये सोचता है कि यार ब्रेकफास्ट करना है, मैं तो इतना वो हूँ, पायलट तो हूँ मैं निकाल लूंगा स्टॉर्म में से, इतना भी कोई कम फ्यूल नहीं है। कम फ्यूल होने के बाद जो किस में घुस गया, वो स्टॉर्म में घुस जाता है एंड लूजेस कॉन्टैक्ट। अब स्टॉर्म था, आंधी तूफान था, तो उसका जो कॉन्टैक्ट है वो भी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से बिल्कुल टूट जाते हैं। तो सडनली अ ब्लैक एरोप्लेन अपीयर्स, एकदम से एक ब्लैक एरोप्लेन आता है एंड गाइड देम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म, और उसको एकदम सेफली गाइड कर देता है कि आपको कहां से निकलना है कहां से नहीं, इस स्टॉर्म में से, ठीक है। एंड गाइड देम सेफली आउट ऑफ द स्टॉर्म। आफ्टर लैंडिंग ही, अब क्या होता है कि वो उसको ब्लैक एरोप्लेन जो होता है उसको इशारा देता है, वो उसके पीछे पीछे जो हमारा एरोप्लेन था, वो डैकोटा एरोप्लेन जो था हमारा, वो चला जाता है आराम से अपने, कि हाँ भाई मेरी मदद कर रहा होगा, ये भी कुछ स्टॉर्म में फंस गया होगा लेकिन इसे रास्ता पता है, वो उसके रास्ते को फॉलो कर लेता है। लेकिन आफ्टर लैंडिंग ही लर्न्स दैट नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग। लेकिन जब वो नीचे आता है और कंट्रोल रूम में जाता है थैंक यू बोलने के लिए, वो बस ये सोचता है कि यार उसने मेरी मदद करी, मैं उसको थैंक यू बोल के आता हूँ, जो भी मेरे साथ एरोप्लेन था ना उसकी पायलट को मैं थैंक यू बोलूंगा। तो नीचे जब कंट्रोल रूम में जाता है तो वहां पे जो लेडी बैठी होती है वो उसको बोलता है कि मैम मेरे साथ जो एरोप्लेन था ना उन्होंने मेरी मदद करी निकलने में, तो आप प्लीज मुझे बता सकते हो वो फिलहाल कहाँ होंगे, मेरे को उनको थैंक यू बोलना है। तो वो लेडी बड़ा अजीब सा रिएक्ट करती है, वो ऐसे बोलती है अरे भाई तू पीवी क्या है कि पागल वागल होगा के, कोई भी नहीं था भाई तेरे अलावा। उसको क्या बोलती है कि देवर नो अदर प्लेन, सिर्फ आपका ही प्लेन था और कोई प्लेन नहीं था, नो अदर प्लेन वाज फ्लाइंग इन द स्काई दैट नाइट, कोई भी और प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था। तो वो इस चीज को सुन के शॉक में हो जाता है और वो इस चीज को समझ ही नहीं पाता कि वो क्या था क्या नहीं। तो देखो भैया इससे मैंने जो डिराइव करा था अपने टाइम पे वो यही था कि पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, ठीक है, हो सकता है उसके कर्म अच्छे हो, भगवान ने दर्शन दे दिया उसको, ठीक है। तो द स्टोरी क्रिएट सस्पेंस एंड मिस्ट्री, ये चैप्टर सस्पेंस और मिस्ट्री में खत्म हो जाता है, हमें नहीं पता लगता कौन था क्या था कैसे था कुछ नहीं, सस्पेंस और मिस्ट्री में ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इट सजेस्टेड थीम्स ऑफ होप, किसकी थीम, अब हो सकता है उसके दिमाग में ये सबकॉन्शियस माइंड भी बेटा कई बार ऐसा कर देता है कि कुछ होता नहीं है लेकिन हमें बता देता है कि कुछ है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलता है कि हाँ, उसको खुद को ही लगता है कि शायद हो सकता है मैं हूँ ये हूँ, कुछ नहीं समझ पाता। लेकिन मैंने जो वो था कि मैंने जो ड्राइव करा था अपने टाइम पे वो यही था कि हो सकता है उसके माइंड ने उसको रास्ता दिखा दिया हो और उसको बस ये मिथ लगा, उसको बस ये उसने अज्यूम कर लिया हो कि कोई और प्लेन था, ठीक है। तो होप, फेथ और पॉसिबिलिटी ऑफ अनसीन हेल्प इन टाइम ऑफ क्राइसिस, ये हमें इस चैप्टर सीखने को मिलता है कि कभी होप फेथ को छोड़ो मत। और आप कई बार ऐसा होता है जब बिल्कुल आप हेल्पलेस होते हो, आपको ऐसा लग रहा होता है कोई मदद नहीं करने आएगा, तब भी आपकी मदद हो जाती है, खुद ब खुद ही मदद हो जाती है, आपके भगवान जो है वो आपकी मदद कर देते हैं, ठीक है। चलिए आते हैं अब हमारे चैप्टर नंबर 4 पे, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। अब ये चैप्टर हमने पढ़ा था अभी कुछ टाइम पहले ही। क्या है डायरी ऑफ एने फ्रैंक, किसने लिखी है, ये एने फ्रैंक ने खुद लिखी है, तो ये भी एक ऑटोबायोग्राफी में से एक्सट्रैक्ट हो गया ना, ठीक है। तो ये है एक स्टोरी, एक लेडी के, एक बच्ची के बारे में, एक 13 साल की लड़की होती है, वो कैसे मुश्किल टाइमों पे क्या उसको होता है, बस हम उसी में इस स्टोरी में पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो दिस स्टोरी इज टेकन फ्रॉम द एने फ्रैंक्स डायरी रिटन व्हाइल शी वाज हाइडिंग फ्रॉम द नाजीज ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। तो स्टोरी किसने लिखी है, एने फ्रैंक ने लिखी है, जब वो वर्ल्ड वॉर 2 में नाजीज से छुप के बैठी हुई थी। क्यों? क्योंकि हिटलर जो था वो क्या करता था, वो जूइश को मारता था, तो एने फ्रैंक जो थी वो एक जूइश गर्ल थी, ठीक है। तो एने फील्स लोनली बिकॉज शी डज नॉट हैव अ ट्रू फ्रेंड टू शेयर हर थॉट्स विद। दो उसकी फैमिली बहुत लविंग थी, उसके पास बहुत सारे फ्रेंड्स थे, लेकिन उसको लगता था कि कोई भी उसका ट्रू फ्रेंड नहीं है, यानी कि वो किसी से भी अपने सीक्रेट से अपने दिल की बात शेयर नहीं कर सकती। तो शी नेम्स अ डायरी किटी, तो उसको उसकी बर्थडे पे 13 बर्थडे पे उसके पापा जो एक डायरी देते हैं, तो उस डायरी को क्या नाम देती है, उस डायरी को वो किटी नाम देती है। अब किटी जो थी ना डायरी, वो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती है, ठीक है। तो एंड राइट टू एज अ फ्रेंड, उसको एज अ फ्रेंड वो सब कुछ बताती है, जो उसके मन में फील करती है वो सब उस डायरी में उसको लिख देती है, ठीक है। सॉरी मैडम, मेरे को थोड़ी सी बीमार हूं मैं। तो शी डिस्क्राइब स्कूल लाइफ एंड एन इंसिडेंट वेयर अ टीचर पनिशेस हर फॉर टॉकिंग टू मच बाय मेकिंग हर, तो वो हर चीज उसको बता दी। तो वो ऐसी एक इंसिडेंट शेयर करती है कि मैंने यार बातें बहुत करती हूँ, तो जो मेरे सर है ना वो मुझे ना क्लास में पनिशमेंट देते हैं। क्या पनिशमेंट देते हैं? ऐसे लिखने की पनिशमेंट देते हैं। क्या पनिशमेंट? ऐसे लिखने की पनिशमेंट, फॉर टॉकिंग टू मच एंड मेकिंग अ राइट एसेज। वो 3 एसेज लिखने को देते हैं, एक चैटर बॉक्स पे, उसके बाद एक और एन अनक्वेंटेबल चैटर बॉक्स, ऐसा दूसरा नाम था, सॉरी मैं बोल रही हूँ, और तीसरा होता है क्वैक क्वैक क्वैक, ठीक है। तो एने हैंडल दिस सिचुएशन क्लेवरली विद ह्यूमर एंड क्रिएटिविटी। तो वो इन तीनों पे इतने अच्छे ऐसे लिखती है कि उसके जो सर होते हैं, उसके मैथ्स के सर जो होते हैं, जिनका नाम था मिस्टर की सिंह, वो बिल्कुल ही एकदम ऐसे मतलब शौक में हो जाता है कि कोई बच्चा इतने छोटे होकर भी इतनी क्रिएटिविटी कैसे दिखा सकता है। तो वो नेसेज में क्या लिखते हैं, वो नेसेज में लिखते हैं कि बोलना तो हर बच्चे को चाहिए, बोलना कितना अच्छा होता है। और क्वैक क्वैक वाले में तो वो एक इमोशनल स्टोरी लिख देती है, क्रिएटिव येट इमोशनल, कि उसके सर को ये रियलाइज होता है कि हाँ चलो भाई बच्चों को बात करने दो, कोई बात नहीं। वो उसके बाद एने को कभी नहीं टोकते बात करने के लिए, ठीक है। क्लास में कभी भी उसको बात करने के लिए नहीं टोकते, समझ आ गया।
तो दिस चैप्टर रिवील्स एनीज मैच्योरिटी। तो ये हमें क्या बताती है, हमें बताती है एनी की मैच्योरिटी, एनी की इंटेलिजेंस, उसका इमोशनल डेप्थ कितना ज्यादा था, एंड दी पॉजिटिव एटीट्यूड ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, कि डिफिकल्ट टाइम में भी उसका एक पॉजिटिव एटीट्यूड था कि वो अच्छे से खुशी से रहती थी, हंसती थी, खेलती थी, सब कुछ करती थी, ठीक है। एंड इट हाईलाइट्स थीम्स ऑफ लोनलीनेस, कभी कभार हमें ये भी पता लगा कि वो कितनी लोनली थी, कोई फ्रेंड नहीं था। एडोलेसेंस, वो इतनी छोटी सी उम्र में इतनी मैच्योर हो गई। होप और इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, और अपने एक्सप्रेशन देना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये सब हमें इस चैप्टर से मालूम पड़ता है। समझ आया? अब इसमें बेटा एक लाइन याद रखना, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। ये लाइन कौन बोलती है? ये लाइन एने बोलती है, क्योंकि उसको लगता है कि जो पेपर है वो हमारे से सुनता है, कभी कुछ बोलता नहीं। तो क्या बोलते हैं कि पेपर में ज्यादा पेशेंस होते हैं, किससे? पीपल से, ठीक है। तो ये याद रखना। उसके बाद किटी का नाम, उसकी डायरी का नाम क्या था? किटी था। उसके बाद जो उसने 3 एसेज लिखे उनका नाम याद रखना, और वो कैसे अपने सर को उसके पॉजिटिव एटीट्यूड से बदल देती है, अपने सर को बदल देती है, उसके सर फिर उसको कभी बात करने से नहीं रोकते, ठीक है। समझ आ? और ये डायरी जो थी, एक और बात बता दो, इसके फादर ही पब्लिश करते हैं। ये जो उसने अपनी डायरी में लिखा वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं, और उसकी डायरी उसके फादर ने पब्लिश करी, क्योंकि वो सब लोग मर जाते हैं। एने मर जाती है, उसकी बड़ी बहन मर जाती है, उसकी मदर मर जाती है, उसके जितने भी उसके फ्रेंड्स थे उसके फादर के, वो सब जो जहाँ पे छुपे थे सब मर जाते हैं, लेकिन उसके फादर जिंदा बच जाते हैं। वही बाद में इसकी डायरी को पब्लिश करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं हमारे चैप्टर नंबर 5 पे, विच इज द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ये किसने लिखा है? ल्यूसियो रॉड्रिग्स ने लिखा। अब इस चैप्टर में जो है हम 3 पार्ट्स में पढ़ने वाले हैं, छोटू छोटू सा एकदम, ठीक है। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, आइए सबसे पहले तो दिस चैप्टर हैज 3 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, और ये हाईलाइट क्या करते हैं? इंडिया की डाइवर्सिटी को हाईलाइट करते हैं। मैंने तीनों पार्ट्स को डिटेल में आप लोग को पढ़ाया हुआ, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। अब बेकर फ्रॉम गोवा, बेकर फ्रॉम गोवा क्या है? टॉक्स अबाउट द पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस इन द गोवा एंड द ट्रेडिशनल रोल ऑफ बेकर्स इन गोवन कल्चर, ठीक है। गोवन कल्चर में बेकर्स का क्या रूल, वो है, क्या कहते हैं, रोल है, कितने मतलब उनके ट्रेडिशन हमने पढ़ा ना। गोवा में ब्रेड कितनी ज्यादा फेमस थी, ब्रेड बैंगल्स के लिए बच्चे कैसे भाग के आते थे, फ्रेश बैंगल्स, फ्रेश ब्रेड बनती थी, कैसे हर फेस्टिवल पे ब्रेड का यूज होता था, वो हमने पढ़ा इस चैप्टर में। तो वही है कि वही इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, इस पार्ट से हमारे, कि गोवा में कैसे सब कुछ कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो जो। अच्छा हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आता है कि ये लोग जो कपड़े पहनते थे, बेकर्स जो कपड़े पहनते थे, उनके उस ड्रेस का नाम क्या था? मुझे कमेंट में उस ड्रेस का नाम जानना है जरूर। मैं नहीं बताने वाली, हर चीज नहीं बताऊंगी, आप लोग बताओगे उस ड्रेस का नाम क्या था। बहुत इजी सा नाम है, याद करो, छोटू सा नाम है एकदम, ठीक है। समझ आया? तो वही है कि पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस क्या था गोवा पे, क्या कितनी ट्रेडिशनल है वहां पे जो ब्रेड है वो, तो इसलिए हमारे चैप्टर का नाम पड़ा बेकर फ्रॉम गोवा, ठीक है। हम आते हैं सेकंड पार्ट पे, जो कि आपका कॉर्ड्स। आजा भाई आजा। कॉर्ड, describe the scenic beauty, brave soldiers and the coffee plantations of Kutch, calling it heavenly place। कॉर्ड में क्या होता है? कॉफी की प्लांटेशन बहुत है, मतलब प्लांटेशंस बहुत है, ग्रीनरी बहुत है, हर जगह पीस है एकदम, ठीक है। वही हमने इस चैप्टर में पढ़ा, कितनी ज्यादा सीनिक ब्यूटी थी, देखा था ना मैं, कितने प्रिटी प्रिटी था लैंड था, हर जगह ग्रीनरी ग्रीनरी थी, ठीक है। और कैसे ब्रेव सोल्जर्स जो है वो वहां से रिक्रूट होते हैं हमारी फैमिली में। बेसिकली हमने इसमें क्या पढ़ा? ब्यूटी पढ़ी और ब्रेवरी पढ़ी, ठीक है। तो इस चैप्टर में ब्यूटी और ब्रेवरी पढ़ते हैं, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर आपका ये वाला पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं टी फ्रॉम असम। अब हमने इसमें टी की स्टोरीज पढ़ी थी, 2 बच्चों जो बताते हैं, तो नरेट द जर्नी थ्रू असम टी गार्डन देन एक्सप्लेन टी प्रोडक्शन। जो 2 लोग होते हैं उनका नाम मुझे बताएंगे, कौन से 2 बच्चे होते हैं, आप जो दोस्त होते हैं तो घूमने जा रहे होते हैं, ठीक है। तो गार्डन में वो एक्सप्लेन करते हैं कैसे वो लोग टी के उसके थ्रू, क्या कहते हैं, ट्रेन के थ्रू जाते हैं, हर जगह टी की प्लांटेशन देखते हैं, कितने खुश होते हैं, टी के बारे में स्टोरीज बताते हैं कि भाई मैंने तो सुना है कि टी ऐसे आई थी और मैंने सुना है टी ऐसे आई थी, ठीक है। वही वाला इस चैप्टर में, इस पार्ट में हमने वही पढ़ा, ठीक है। ये ज्यादा भी डीप में मैं इसलिए लेके जा रही क्योंकि इस चैप्टर में से ज्यादा कुछ ऐसा चाहता नहीं है, आता तो है ऑफ कोर्स, पर इतना ज्यादा डीप में नहीं पूछा जाता, ठीक है। इसकी बेसिकली थीम वगैरह आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जो चैप्टर सेलिब्रेट्स इंडियाज कल्चर, इंडिया के कल्चर को दिखाता है, ट्रेडिशंस को दिखाता है, उसकी नेचुरल ब्यूटी को दिखाता है, और मेन पार्ट द यूनिटी इन डाइवर्सिटी को शो करता है, विभिन्नता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर। इससे मैंने आपको 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि टी फ्रॉम असम में जो 2 दोस्त थे उनका नाम क्या था, और कॉर्ज में उसमें बेकर फ्रॉम गोवा में जो ड्रेस थी उनकी ट्रेडिशनल ड्रेस जो बेकर्स पहनते थे उसका नाम क्या था, मुझे जरूर कमेंट में बताना, ठीक है। अब हम आते हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 6, मिचबिल दी ऑथर। ये किसने लिखी है? गेविन मैक्सवेल ने लिखी है। तो ये स्टोरी खुद ही ऑथर ने लिखी है, वो खुद ही अपनी कहानी बता रहा होता है, ठीक है। तो दिस स्टोरी डिस्क्राइब द ऑथर्स पेट ऑथर। ऑथर का पेट जो है ऑटर, उसके बारे में हम ये कहानी पढ़ने वाले हैं भाई लोग, ठीक है। मिचबिल, क्या नाम था उसके, उसका ऑथर का, यानी कि उसके पेट का जो एक ऑटर था उसका नाम था मिचबिल, ठीक है।
मिजबिल मिजबिल मिजबिल। द ऑथर इज एन इंटेलिजेंट क्यूरियस एंड प्लेफुल। अब जो ऑथर है, यानी ऑथर कौन है, पेट है उसका, ऑटर 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 बोलो उसको, ऑटर मत बोलो, ऑटर बोलो, ठीक है। ऑटर जो है एक इंटेलिजेंट क्यूरियस सा प्लेफुल सा पेट है। ये ऑथर के ह्यूमरस इंसिडेंट्स को, ऑथर जो है उसके ह्यूमरस इंसिडेंट्स को शेयर करता है। ह्यूमरस क्या होता है, हंसने वाला, उस वो इंसिडेंट्स को शेयर करता है, स्पेशली ड्यूरिंग हिज जर्नी टू लंदन विद मिज, स्पेशली जब वो मिज के साथ लंदन जा रहा होता है। मिज कौन है, मिजबिल का शॉर्ट नाम है मिज, ठीक है। मैक्सवेल और मिज, मैक्सवेल को मैक्स बोलेंगे, मिजबिल को मिज बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, कंफ्यूज नहीं होना। ऑथर का नाम क्या है बताइए, मैक्सवेल है। ऑटर का नाम क्या है, मिजबिल है, ठीक है। तो ये हमारे, हम इसमें पढ़ेंगे कैसे कैसे ह्यूमरस पूरा होता है, मैं आपको वैसे एक्सप्लेन कर दूंगी। तो थ्रू हिज एक्सपीरियंसेस द ऑथर शोज दैट एनिमल्स हैव इमोशंस एंड इंटेलिजेंस। तो इस चैप्टर से हमें क्या पता लगता है कि एनिमल्स में भी इमोशंस और इंटेलिजेंस होती है। अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी, क्या था कि ऑथर का एक पेट होता है डॉग, वो मर जाता है, उसके बाद वो काफी लोनली फील करता है। तो उसका जो एक दोस्त होता है, ऑथर का जो एक दोस्त होता है, वो क्या बोलते हैं कि तुम ऑटर को एज अ पेट रख लो, तो डिफरेंट भी हो जाएगा और सब कुछ ही हो जाएगा। लेकिन काफी सोच विचार के बाद ऑथर सोचते हैं कि हाँ मैं रख सकता हूँ ऑटर को पेट, क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं होती वापस डॉग को पेट रखने की, क्योंकि याद आती है ऑफकोर्स, ठीक है, पुराने वाले पेट की। तो वो ऑटर को एज अ पेट रख लेता है। तो कुछ दिन तो ऑटर जो होता है वो डर के मारे बाथरूम में बैठा रहता है, लेकिन उसके बाद वो फेमिलियर हो जाता है उससे, मैक्सवेल से, ठीक है। और फिर ऑथर जो है वो ऑटर का नाम क्या रख देता है, ऑटर का नाम रखता है मिजबिल। तो मैक्स और मिजबिल अब वो हो गए पेरेंट, पेट कौन है, मैक्सवेल है, और पेट कौन है, मिजबिल है। दोनों की बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, सब कुछ मतलब एकदम परफेक्ट चल रहा होता है, ठीक है। उसको बहुत मजा आता है खेलने में। वो पानी को बहुत ज्यादा पसंद करता है, मिजबिल जो होता है वो पानी में खेलता है। तो एक दिन क्या होता है कि ये लोग लंदन जा रहे होते हैं। कौन जा रहा होता है, मैक्सवेल को लंदन जाना होता है। तो मैक्सवेल अपने साथ मिजबिल को भी ले जाता है। अब जो मिजबिल होता है वो तो पेट है, तो प्लेन में अलाउड नहीं है, लेकिन स्पेशल परमिशंस के बाद, बहुत सारी मशक्कत के बाद वो उसको लेके चला जाता है, अलाउ कर देते हैं। एकदम से क्या होता है, मिजबिल जो होता है ना वो उसके बैग में से बाहर निकल जाता है, उसकी बास्केट में से बाहर निकल जाता है ऑटो। तो क्या होता है पूरे बस में, तो अरे ये क्या, पूरी बस में कह रही, पूरी प्लेन में तो क्या होता है, अरे ये क्या आ गया, अरे वाह, ये सब हो जाता है। लेकिन फिर मैक्सवेल सिचुएशन को संभाल लेता है। फिर वो लोग लंदन पहुंच जाते हैं, और लंदन पहुंचने के बाद भी वो बहुत खुशी से, मतलब वो ऐसा नहीं लगता कि वो नई जगह है, वो हर चीज से बहुत फेमिलियर होता है, सबसे घुलता मिलता है, हर कोई इसको देखता है, ये ऐसा ऐसा कैसा पेट रखा हुआ है इसने, लेकिन फिर भी सबको पसंद आता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमरस यानी कि वो खेलता कैसे था, सब कुछ सबको हंसाता था कैसे था, तो वही उसका ह्यूमरस नेचर था, ठीक है। तो इसी से हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। और हमें क्या देखने को मिलता है कि दोनों में जो बॉन्डिंग थी वो कितनी ज्यादा अच्छी थी, मैक्सवेल और मिजबिल की। तो दिस चैप्टर हाईलाइट्स द बॉन्ड बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स, दोनों के बीच में क्या बॉन्ड है वो बताता है, और प्रमोट्स लव एंड कंपैशन टुवर्ड्स वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड लाइफ के प्रति हमारा जो प्यार है उसको भी दर्शाता है, ठीक है। आइए चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। मैडम राइट्स दी बर्ड्स। अभी किसने लिखा है, वाली कन्नन ने लिखी है ये हमारी स्टोरी, मैडम राइट इज द बस। तो अभी स्टोरी किसके बारे में, स्टोरी वाली के बारे में है। एक 8 साल की लड़की जो लॉन्ग्स टू ट्रैवल बाय बस टू दी नियर बाय टाउन, जिसको मन कर रहा होता है कि वो नियर बाय टाउन में बस से ट्रैवल करे। तो वो आसपास जैसे सब लोग बात कर रहे होते हैं ना, तो वो चुपचाप सुनती है कि कैसे जाना होगा, कैसे जा सकती हूँ मैं नियर बाय टाउन में, ऐसे ऐसे बात करके सुनती है। तो उसको पता लगता है कि वो बस से ट्रैवल कर सकते हैं नियर बाय टाउन में। तो बस के लिए क्या चाहिए, फेयर चाहिए होता है, किराया चाहिए होता है। तो वो उसके लिए पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। पैसे कलेक्ट करना स्टार्ट कर देती है। शी गैदर्स इन्फॉर्मेशन सीक्रेटली एंड सेव मनी फॉर द टिकट, टिकट के लिए वो मनी बचाने लगती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है नियर बाय टाउन जाने के लिए बस से जाना पड़ेगा। तो सब कुछ एकदम इन्फॉर्मेशन लेके तैयार रहती है। ड्यूरिंग हर जर्नी, अब वो बस में चढ़ जाती है नियर बाय टाउन जाने के लिए। अब जब उसकी जर्नी में वो क्या करती है, शी बिहेव कॉन्फिडेंटली एंड एंजॉय द सीनरी। वो ऐसे छोटे बच्चे की तरह बिहेव नहीं करती, बड़ी कॉन्फिडेंट रहती है और अपनी आसपास की जो सीनरी होती है उसको एंजॉय कर रही होती है, उसको देख रही होती है, एडमायर कर रही होती है। हाउएवर ऑन अ रिटर्न जर्नी, अब सब कुछ हो गया, टाउन में सब उतर जाते हैं, वो आइसक्रीम भी खाती है, सब कुछ होता है, मतलब मजे से सब कुछ एकदम क्लियर रहता है। तो लेकिन जब वो वापस आ रही होती है और रिटर्न जर्नी, शी सीज अ काउ लाइंग डेड ऑन द रोड। वो क्या देखती है कि एक जो काउ थी वो डेड पड़ी हुई थी, कहाँ पे, रोड पे। तो दिस इंसिडेंट डीपली इफेक्ट्स हर, मतलब कि वो खुश थी बहुत, लेकिन ये इंसिडेंट देख के वो एकदम से सैड हो जाती है, एकदम से मुरझा जाता है उसका चेहरा। एंड इंट्रोड्यूसेस हर टू द हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ एंड डेथ। और उसके बाद उसको क्या रियलाइजेशन होती है कि मरण और जीवन, मतलब कि जिंदा रहना लाइफ, और आपका डेथ यानी कि मरण, दोनों बहुत ज्यादा नेचुरल है, और एक दिन ये डेथ सबको आनी है, और कब किसको कैसे आनी है कुछ नहीं पता, ठीक है। तो द स्टोरी हाईलाइट्स चाइल्डहुड क्यूरियोसिटी,
तो स्टोरी से हमें पता लगता है कि कैसे चाइल्डहुड में हमें क्यूरियोसिटी रहती है ना, हर जैसे उसको क्यूरियोसिटी नियर बाय टाउन जाने की, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करी, ठीक है। इंडिपेंडेंस की वो अकेले जाती है, ये इंडिपेंडेंस, और उसकी इमोशनल ग्रोथ होती है कि कैसे उसको 8 साल की उम्र में पता लगता है कि लाइफ और डेथ यानी कि आपका जीवन मरण मृत्यु तय है, और आप कैसे आओगे और जाओगे किसी को कुछ नहीं पता। ठीक है, समझ आया सर मैम चैप्टर आप लोगों को। अब हम आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, द सर्मन एट बनारस। ये किसने लिखी है? बेटी रैनशॉ ने ये चैप्टर लिखा है, ये स्टोरी लिखी है। चलिए पढ़ते हैं। गला सूख गया तो हम पढ़ाते पढ़ाते पानी भी नहीं लेके आई मैं। तो दिस चैप्टर नरेट्स द स्टोरी ऑफ लीसा गौतमी। ये चैप्टर किसकी स्टोरी नरेट करता है? हमें एक लेडी की स्टोरी, लीसा गौतमी, जिसका ओनली सन डाई, जिसका इकलौता बेटा मर जाता है। तो शी गोज फ्रॉम हाउस टू हाउस सीकिंग मेडिसिन टू ब्रिंग हिम बैक टू द लाइफ। वो हर घर जाती है, तो वो बहुत उदास हो जाती है, उसका बेटा मर जाता है, तो वो हर घर जाती है, हर घर जाके बोलती है ये मेडिसिन दे दो, कोई ऐसी दवा दे दो जिससे मेरा बच्चा ठीक हो जाए, वो वापस जिंदा हो जाए। बुद्धा आस्कर टू, अब वो कहाँ जाती है? उसके बाद वो बुद्धा के पास जाती है। तो बुद्धा जी उसको क्या बोलते हैं? वो बुद्धा पहले उसको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं समझते, उसको सिंपली एक बात बोलते हैं कि जाके मस्टर्ड सीड्स लेके आओ फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज एवर डाइड। एक ऐसे घर से जाके ना तुम मस्टर्ड की सीड लेके आओ जिस घर में आज तक कोई ना मरा हो। तो उसको लगता है अच्छा इससे ठीक हो जाएगा, ठीक है ठीक है। वो हर घर जाके पूछती होती है, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी के घर में किसी की भी डेथ ना हुई हो? डेथ तो एक नॉर्मल बेटा लाइफ प्रोसेस है ना, डेथ तो एक दिन सबको आनी आनी है, मृत्यु तो सबकी होनी होनी है, मृत्यु तो तय है। तो वो क्या बोलती है? वो ऐसे उनको बोल देता है, वो घर जाती है कॉन्फिडेंस से कि हाँ भैया ऐसे तो मैं ढूंढ के लाऊंगी, मेरा बेटा वापस आ जाएगा। लेकिन उसको जब हर घर जाती है पूछती है तो हर कोई मना करता हो, क्योंकि ऑब्वियसली सबके घर में किसी न किसी की डेथ हुई होगी, कोई अमर नहीं है। तो शी रियलाइजेस दैट डेथ इज कॉमन इन एवरी फैमिली। तो उसको समझ आता है कि हर परिवार में हर किसी की एक ना एक दिन मृत्यु होनी ही होनी है। तो थ्रू दिस लेसन, इस लेसन से हमें क्या समझ आता है? शी अंडरस्टैंड दैट द यूनिवर्सल ट्रुथ इज डेथ, की ये तो पूरे ब्रह्मांड की सच्चाई है कि मृत्यु एक दिन आनी ही आनी है। समझ आया मेरे प्यारे बच्चों? एक दिन आप हम सब मर जाएंगे। तो द चैप्टर टीचेस एक्सेप्टेंस। तो चैप्टर हमें क्या सिखाते हैं? कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हर चीज को। डिटैचमेंट, डिटैचमेंट होता है ज्यादा अटैच मत हो, डिटैच हो जाओ। एंड विजडम, और विजडम, ठीक है, समझ आया? चलिए हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो कि है हमारा लास्ट चैप्टर, द प्रपोजल। द प्रपोजल किसने लिखा है बेटा? ये लिखा है एंटोन चेकोव ने, एंटोन चेकोव ने ये चैप्टर लिखा है द प्रपोजल। बेसिकली ये एक प्ले है, लेकिन हम इसकी जिस्ट को पढ़ेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बहुत ही लेंथी चैप्टर है वरना ये, ठीक है। चलिए, तो दिस वन एक्ट प्ले इज अ कॉमेडी अबाउट लोमोव। ये लोमोव के बारे में एक कॉमेडी वो है, क्या करते हैं, एक्ट है। Who visit चुबोक टू प्रपोज मैरिज टू नटालिया। जो चुबोक के घर जाता है नटालिया के लिए मैरिज का प्रपोजल देने, इंस्टेड ऑफ प्रपोजिंग। अब वो प्रपोज करने से पहले क्या हो जाता है? दे स्टार्ट आर्ग्यूइंग अबाउट लैंड एंड डॉग। वो वाहियात टॉपिक पे, यानी कि जमीन और कुत्तों पे आपस में लड़ने लगते हैं। देयर फुलिश प्राइड एंड शॉर्ट टेम्पर क्रिएट्स ह्यूमर। अब इस चैप्टर में आप लोगों ने जब पढ़ा होगा, ऑफ कोर्स हंसी आई थी ना कि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, बेमतलब की बहसबाजी हो रही है। तो ये क्या दिखाते हैं? कि फुलिश प्राइड और शॉर्ट टेम्पर, कि लोगों का जो शॉर्ट टेम्पर ना, एकदम से गुस्सा आ जाना, फुलिश प्राइड बेमतलब की घमंड दिखाना जो लोगों का होता है, वो अरे 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 वो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इवेंचुअली द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड डिस्पाइट कॉन्स्टेंट क्वेरल्स। क्वेरल्स क्या होता है? छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी, थोड़ी थोड़ी दिक्कतों के बाद भी प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट कर लिया जाता है, ठीक है। थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद बेसिकली जो काम करने आए थे वो काम भी हो जाता है, प्रपोजल हो जाता है। तो दे प्ले हाईलाइट ह्यूमन वीकनेस। अब इस प्ले से हमें क्या सीखने को मिलता है? कि देखो ह्यूमन की वीकनेस क्या होती है? घमंड, पैसा, अहंकार उसका, ठीक है। ईगो, बेसिकली ईगो इतनी मैटर करती है लोगों की लाइफ में कि हम लोग रिश्तों को ही खराब कर लेते हैं, ठीक है। एंड मेटीरियलिज्म इन अ ह्यूमरस वे। और मेटीरियलिज्म जो हमारे ह्यूमरस वे में, यानी कि हंसी के वे में जो चीजें, मेटीरियलिज्म है ना, मेटीरियलिज्म समझते हो कि मतलब ऐसी चीजों को ज्यादा वैल्यू करना, ह्यूमन लाइफ से ज्यादा जमीन, पैसा, फोन, आईफोन चाहिए भाई साहब हर बच्चे को। मम्मी 10th में अगर 95 से पास हो जाओ तो आईफोन दिला दो। तो यही होता है मेटेरियलिज्म, कि हम लोग मेटेरियलिस्टिक थिंग्स पे इतना ज्यादा वो हो जाता है ना कि हाँ ये चाहिए, वो करना है, ऐसे करना है, कि हमारी बुद्धि जो है वो भ्रष्ट हो जाती है, ठीक है। तो यही हमें चैप्टर में यही सीखने को मिलता है, ठीक है। आई होप आप लोगों को पूरा समझ आया और बढ़िया तरीके से एकदम। यही हमारा चैप्टर फर्स्ट स्लाइड के सारे प्रोज के चैप्टर खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए कहेंगे फर्स्ट स्लाइड की पोएम्स, ठीक है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फटाफट कर लो, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, फिर पोएम स्टार्ट करते हैं।